आज हम करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का दूसरा नाम है पेवलोवियन कंडीशनिंग। अभी क्लासिकल कंडीशनिंग नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले लर्निंग की यही थ्योरी आई थी। क्लासिकल का मीनिंग होता है प्राचीन, तो सबसे प्राचीन थ्योरी यही थी लर्निंग की, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? क्लासिकल कंडीशनिंग। और पेवलोवियन क्यों कहा गया? क्योंकि पेवलव ने दी थी, इसलिए उनके नाम से इस कंडीशनिंग का नाम पड़ा। हाँ, अनामिका क्या पूछ रही हो? हाँ बिल्कुल कर दूंगी, रिकॉर्ड होती है। ठीक है, फिर भी आप अपना साथ साथ तो लिखते जाओ, क्योंकि आपको कोई समस्या होगी, कुछ पूछना होगा तो अभी तो पूछ सकते हो। ध्यान से सुनना, इस उम्मीद से नहीं कि बाद में रिकॉर्डिंग आ जाएगी, इस उम्मीद से नहीं, अच्छे से सुनना ताकि कुछ भी पूछना हो तो बीच में पूछ सको आप। ठीक है, चलो कोई बात। ठीक है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, यूट्यूब पे डल जाएंगे, आपको मिल जाएगी। ठीक है, पेज नंबर 200। आप लोग पेज नंबर पे मत जाया करो, नोटबुक में छोटे छोटे नोट्स बनाया करो। चलो अब देखो, क्लासिकल कंडीशनिंग कर रहे हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग नाम क्यों पड़ा? क्लियर हो गया? क्लासिकल कंडीशनिंग नाम सबसे प्राचीन थ्योरी थी, इसीलिए इसका नाम क्लासिकल रखा। क्लासिकल मीन्स प्राचीन होता है। और उसका पीछे का एक लॉजिक और है, वो बताऊंगी। अभी एक बार एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते हैं इसका, फिर बताऊंगी। जब करंट लाइफ के साथ एग्जाम्पल दूंगी तब पता चलेगा इसका असली मीनिंग। दूसरा नाम था इसका पेवलोवियन कंडीशनिंग। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट, ये कंडीशनिंग पेवलव ने दी थी, इसीलिए। अब इसकी मेन थीम क्या है इस थ्योरी की? इन्होंने दो टाइप के स्टिमुलस का जिक्र किया था, नेचुरल स्टिमुलस और न्यूट्रल स्टिमुलस। नेचुरल स्टिमुलस को हिंदी में कहते हैं स्वाभाविक उद्दीपक, और न्यूट्रल को कहते हैं तटस्थ उद्दीपक। नेचुरल स्टिमुलस वो होता है जब वो अपने आप में इतना काबिल होता है कि कोई रिस्पॉन्स दे सके। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, नेचुरल स्टिमुलस फूड है, भोजन। जैसे ही भोजन सामने आता है ना, तो डॉग पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उस डॉग के लार स्त्राव, स्लाइवा सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है भोजन को देखते ही। तो यानी कि उस फूड में खुद में इतनी क्षमता है कि वो रिस्पॉन्स पैदा कर सके सामने वाले में, तो उसको बोलते हैं नेचुरल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस होता है जो अपने आप में कोई रिस्पॉन्स देने के काबिल नहीं होता, लेकिन जब उसको बार बार नेचुरल स्टिमुलस के साथ पेश किया जाएगा, तो वो भी इसके काबिल हो जाता है, रिस्पॉन्स देने के काबिल हो जाता है। तो मेन थीम क्या है? नेचुरल स्टिमुलस को जब न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ बार बार पेश किया जाता है, तो न्यूट्रल स्टिमुलस के अंदर भी ये योग्यता आ जाती है कि वो कोई अनुक्रिया कर सके। लिख ली ये बात? शुरुआत में बताती हूँ। अच्छा चलो इसको छोड़ो, पहले आप एक्सपेरिमेंट पढ़ो। मैं एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ पहले, उसके बाद ये चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी क्लियर नहीं हो रही मेन थीम, पहले एक्सपेरिमेंट सुनो इन्होंने क्या किया था। इन्होंने एक डॉग लिया। थॉर्नडाइक ने किया, किस पे किया था? बिल्ली पे। कॉलर ने किस पे किया? चिंपैंजी पे और चूजे पे। अब इन्होंने, पेवलव ने किस पे किया? इन्होंने एक डॉग को लिया, उसको एक पिंजरे में डाल दिया, और पिंजरे से में उसको डाल के रस्सी से बांध दिया, ताकि वो पिंजरे में भी बहुत ज्यादा अपनी हरकतें ना कर सके। उसके बाद उसके गाल में एक छेद किया गया, छोटा सा छेद कर दिया, ताकि वहां से लार स्राव निकलता रहे, उसको वो मेजर कर सके। इनका मेन मकसद क्या था कि जब जैसे खाना सामने आता है डॉगी के, तो कितना लार स्राव हो रहा है। अब लर्निंग भी सिखाएंगे, उसके बाद भी लार स्राव इन्होंने मेजर किया। तो इन्होंने क्या किया था, डॉगी को बांध दिया, उसके बाद गाल में एक छेद किया जहां से लार स्राव निकल सकता था, और उसके लार स्राव का 10वें भाग तक वो मेजर करते थे। यानी कितना उनका जो इंस्ट्रूमेंट था वो मेजर करने का, कि कितनी मात्रा में वो लार निकली,
वो कितना बारीकी से भी मेजर करता था, एक बूंद के 10वें भाग को भी वो मेजर कर सकता था वो इंस्ट्रूमेंट उनका। तो उसका उन्होंने इस्तेमाल किया था। अब उन्होंने रस्सी से डॉगी को ऐसे बांध रखा था कि वो हिल डुल तो सकता था, लेकिन उससे ज्यादा कोई उसकी हरकत नहीं हो पाती थी, ऐसे बांधा हुआ था। अब उन्होंने क्या किया, एक चिमटी से आवाज करते, एक्सपेरिमेंटर ने क्या किया, एक चिमटी से आवाज करते, और उस आवाज करने के 7 सेकंड, लगभग 7 सेकंड, एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे हम, लगभग 7 सेकंड के बाद डॉगी के सामने भोजन थोड़ा सा आ जाता, बहुत ज्यादा नहीं। इसके पीछे भी लॉजिक है। अगर बहुत सारा एक साथ दे देंगे तो डॉगी की अगली बार लास्ट तरफ नहीं होगा, क्योंकि उसका पेट भर जाएगा, उसको नीड नहीं है फिर भोजन की। भूखे कुत्ते को रखा था और हर बार थोड़ा सा टुकड़ा उसको देते थे, ताकि उसकी वो नीड अभी पूरी ना हो। तो थोड़ा सी मात्रा उसको भोजन की देते थे, बहुत थोड़ी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो डॉगी एक्साइटमेंट ही नहीं होगी डॉगी को कुछ। इतना तो होना चाहिए कि उसको खा के अच्छा लगे। तो इन्होंने, हाँ, 7 सेकंड के, जैसे ही चिमटे से आवाज करते, उसके लगभग 7 सेकंड के बाद उसके सामने भोजन आ जाता था। तो भोजन को देख के डॉगी के लार स्राव होता, तो वो उसको मेजर कर लेते कि कितना हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, ये प्रयास वो हर रोज 3 बार करते थे, 3 बार वो प्रयास रोज करते थे, और शुरू के 2 प्रयास में वो भोजन देते थे, और तीसरे प्रयास में वो भोजन नहीं देते थे, सिर्फ चिमटे से आवाज करते थे। और डॉगी को लगता कि 7 सेकंड, लगभग थोड़ी देर बाद भोजन आएगा, पर वो भोजन नहीं आता था। हर रोज 3 प्रयास करते, पहले 2 प्रयास में भोजन देते, तीसरे में वो भोजन नहीं देते, सिर्फ चिमटे से आवाज करते। ऐसा इन्होंने 4 दिन तक लगातार किया। और जो वो प्रयास, जो 3 प्रयास रोज दे रहे थे, उन प्रयास के वो लगातार नहीं थे, 5 से लेके 30 मिनट तक का बीच में गैप रखा जाता था। वो उनकी मर्जी थी, आधा घंटा रखेंगे, 10 मिनट रखेंगे, 15 मिनट रखेंगे, वो उनकी मर्जी थी, वो बीच में गैप रखते थे। तो उन्होंने 5वें दिन क्या देखा, धीरे धीरे डॉगी ने लर्निंग क्या सीख ली, कि जैसे ही चिमटे की आवाज होती है भोजन आता है। तो शुरू में तो जब चिमटे की आवाज होती थी उसका लार स्राव नहीं होता था, भोजन को देख के ही लार स्राव होता था। लेकिन डॉगी को अभी लर्निंग हो गई कि जैसे ही चिमटे से आवाज होती है भोजन आता है। तो अब चिमटे से आवाज होती थी और भोजन नहीं आता था, तब भी डॉगी लार स्राव करता था, इस उम्मीद में कि भोजन आएगा। तो यहाँ ये कंडीशनिंग हो गई थी। कंडीशनिंग ये क्या है, ये एसोसिएशन, संबंध स्थापित किया जा रहा है, चिमटे के साथ लार स्राव का संबंध स्थापित हो रहा है। जो संबंध पहले सिर्फ भोजन के साथ था, वो अब चिमटे के साथ भी स्थापित करने की कोशिश की गई है, और वो हुआ है। ये था इनका एक्सपेरिमेंट। अब हम अपनी रियल लाइफ में कैसे यूज कर रहे हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, ये समझो। अब छोटे बच्चे को पेन, हमको कैसे पता ये फोन है, ये पेन है, ये बुक है। हमको एक बुक के अंदर फोटो छपी होती थी, वो दिखाते थे, देखो ये एप्पल है, ये पेन है। असली में भी हमारे सामने वो पेन लाते थे, फिर साथ में बोलते भी थे कि पेन है, पेन बोलो, पेंसिल बोलो। तो ऐसे हमको सिखाया गया, वो चीजें दिखा दिखा के हमको सिखाया गया। फिर हमने एसोसिएशन, संबंध स्थापित कर लिया उस शेप में और उस नाम में, जो नाम बोला जा रहा है। आज हमें इतना कुछ पता है कि इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ये सारी एसोसिएशन लर्निंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग है। कितना कुछ देखो क्लासिकल कंडीशनिंग से हमने सीख रखा है। आप बुक को बुक क्यों कहते हो, पेन को पेन क्यों कहते हो, घर को घर क्यों कह रहे हो, कुछ और क्यों नहीं कह रहे हो। ये सब कुछ संबंध स्थापित किया गया ना, आपको दिखा दिखा के, बोल बोल के बताया गया है। जन्म से तो कुछ भी बच्चा कुछ भी लेके नहीं आया था, उसको सब कुछ सिखाया गया, कितना कुछ आपने सीखा हुआ है। ये सब क्लासिकल कंडीशनिंग है। क्लासिकल कंडीशनिंग में संबंध स्थापित किया जाता है, एसोसिएटिव लर्निंग होती है। ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ, बोलो। 4 दिन तक ये एक्सपेरिमेंट दोहराया गया था। हर रोज 3 प्रयास देते थे। शुरू के 2 प्रयास में उसको बेल के बाद भोजन दिया जाता था, तीसरे प्रयास में बेल के बाद भोजन नहीं दिया जाता था, केवल बेल बजा के छोड़ दिया जाता था, ये चेक करने के लिए कि डॉगी लार स्राव करेगा या नहीं। तो 4 दिन तक तो उसने लार स्राव उसका नहीं हुआ, तीसरे चौथे दिन हुआ, मामूली सा हुआ, बहुत ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन 5वें दिन इन्होंने देखा कि लार स्राव बहुत ज्यादा हो रहा है, चिमटे की आवाज से भी। यानी डॉगी ने 4 दिन में ये चीज सीख ली कि चिमटे की ध्वनि के बाद भोजन आता है। तो वो इस उम्मीद में कि अब भोजन आएगा वो लार स्राव करता, लेकिन अब भोजन नहीं आ रहा था।
5वें दिन जितने भी प्रयास करे किसी में भोजन नहीं दिया, लेकिन डॉगी ने लार स्राव किया। ठीक है, इस भोजन नहीं दिया, चिमटा गया। हाँ 5वें दिन, हाँ चिमटा। हाँ क्योंकि देखो 7 सेकंड का गैप रखते थे ना ये लोग, अब वो 7 सेकंड बीतने से पहले ही चिमटे की आवाज से ही लार स्राव होने लग गया। तो एक्सपेरिमेंटर को ये बात पता चल गई ना कि भाई चिमटे की आवाज से ही लार स्राव हो रहा है, भोजन की तो जरूरत ही नहीं पड़ी आज। नहीं तो हर रोज नहीं हो रहा था, चिमटे की आवाज के बाद लार स्राव नहीं हो रहा था। थोड़ी बहुत वो हरकत करता, उसके कान में कोई ध्वनि पड़ेगी तो कान तो खड़े हो जाएंगे, हिलेगा डुलेगा, देखेगा इधर उधर कहाँ से आवाज आई, लेकिन लार स्राव नहीं हो रहा था। लेकिन 5वें दिन जैसे ही बेल बजी, लार स्राव भी हुआ। भोजन आने से पहले ही उसका लार स्राव सिक्रेशन, स्लाइवा सिक्रेशन होना स्टार्ट हो गया था। लार स्राव को स्लाइवा सिक्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो स्लाइवा सिक्रेशन बेल बजते यानी वो चिमटे की ध्वनि होते ही स्टार्ट हो गया था। तो उसने सीख लिया था डॉगी ने कि इसके बाद भोजन आएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ। अब देखो इसकी मेन थीम। अब मेन थीम हम क्या पढ़ रहे थे, नेचुरल स्टिमुलस। इस एक्सपेरिमेंट में नेचुरल स्टिमुलस क्या था आप लोग बताओगे, चलो बोलो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। न्यूट्रल क्या था, चिमटा की ध्वनि, चिमटा नहीं, ध्वनि। ठीक है, तो अब ये मेन थीम क्या है कि जैसे ही नेचुरल स्टिमुलस को बार बार न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ दिया जाता है, तो कुछ टाइम बाद न्यूट्रल स्टिमुलस के अंदर भी ये क्षमता आ जाती है कि वो अपना रिस्पॉन्स दे सके जो पहले नेचुरल स्टिमुलस दे रहा था। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में भोजन से लार स्राव हो रहा था, लेकिन ध्वनि से नहीं हो रहा था। जैसे जैसे भोजन को बार बार उस ध्वनि के साथ पेश किया गया, तो डॉगी ने ये बात सीख ली कि यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलस अब इतना स्ट्रांग हो गया कि वो ध्वनि की आवाज से भी स्लाइवा सिक्रेट कर रहा था। तो ये मेन थीम लिख दोगे, क्लियर हो गई। बोलो, एक बार दोबारा बोल देती हूँ मेन थीम क्या है। जैसे जैसे नेचुरल स्टिमुलस को बार बार न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ पेश किया जाता है, तो न्यूट्रल स्टिमुलस में भी ये क्षमता आ जाती है कि वो अपना रिस्पॉन्स इंडिपेंडेंटली दे सके जो वो पहले नहीं दे पा रहा था। देखो मैं जितनी बार बोलूंगी ना लैंग्वेज मेरी अलग होएगी, इसीलिए मैं कहती हूँ आप लिख लिया करो। हाँ मीनिंग सेम ही है कि नेचुरल स्टिमुलस को बार बार न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ दोगे, तो न्यूट्रल स्टिमुलस में भी ये क्षमता आ जाएगी कि वो अपना रिस्पॉन्स दे सके। क्लियर हो गई बात। अब थोड़ा सा मैं पूछ के देखती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कंडीशनिंग का नाम क्या है, इस कंडीशनिंग का नाम क्या है। दूसरा नाम भी बताओ। ठीक है, दी किसने थी ये कंडीशनिंग, पैवलव ने। कंडीशनिंग का मीनिंग क्या है, एसोसिएशन। ये बात भी याद रखना, लोग पूछ लेते हैं। कंडीशनिंग का मतलब यहाँ असल की कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ एसोसिएशन है, संबंध स्थापित किया जा रहा है। हाँ कंडीशन सिर्फ इतनी है कि नेचुरल के साथ न्यूट्रल के साथ साथ नेचुरल बार बार देना पड़ेगा, तब जाके न्यूट्रल में वो क्षमता आएगी कि वो अपना रिस्पॉन्स दे सके। ये तो एक कंडीशन है यहाँ पे, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है। इसका संबंध एसोसिएटिव, इसको एसोसिएटिव लर्निंग भी बोलते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में नेट के पेपर में आ जाता है। एसोसिएटिव लर्निंग यानी संबंध स्थापित करने की कोशिश इसमें की गई है क्लासिकल कंडीशनिंग में। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में भी संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, वो बाद में बताऊंगी, अभी उसमें नहीं नहीं उलझ रहे, थोड़ी सी पहले इसको कर ले, ये थोड़ा सा उलझन भरा है ये वाली कंडीशनिंग, अभी दूसरे में नहीं उलझेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुई बातें, आगे बढ़ते हैं। पैवलव ने दी थी, यस। पेवलोवियन कंडीशनिंग, पेवलव के नाम से ही पड़ा, पेवलोवियन कंडीशनिंग।
और ये कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। एक और बड़ी बात है, पेवलव ये कंडीशनिंग दी है, हम साइकोलॉजी में ये पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पेवलव खुद एक साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, ये एक डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे, एक तरीके से शरीर क्रिया शास्त्री इनको बोलते हैं, जो बॉडी पे स्टडी करते हैं। तो ये इनको बाई चांस ये मिल गया, ऐसा हो रहा है, तो इनको पता चल गया अच्छा कंडीशनिंग हो रही है, लर्निंग हो रही है। तो फिर साइकोलॉजी का पार्ट बाद में बन गया, जब लर्निंग ये साइकोलॉजी अपनी इंडिपेंडेंट फील्ड बना, तो उसमें इस थ्योरी को डाल दिया गया कि लर्निंग साइकोलॉजी का पार्ट है, तो उसमें डाल दो। हालांकि ये पेवलव खुद एक साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। ज्यादातर स्टडीज इंडिया के बाहर हुई, इसके पीछे का रीजन बताएगा कोई? किसी को मालूम है? यूरोप, देखो हम लोग एशिया में रहते हैं, इंडिया एशिया का पार्ट है, यूरोप एशिया से 200-250 साल आगे चलता है। वहां जो चीजें आ चुकी है वो यहाँ 200-250 साल बाद आएगी। तो वहाँ के लोगों की एजुकेशन और सब कुछ बहुत ही टॉप का रहा, यहाँ वो चीजें लेट आती है, उससे पहले वहाँ के लोग वो सब स्टडीज सब रिसर्च कर चुके होते हैं, और फिर वो छप जाती है, पॉपुलर हो जाती है, सब लोग वो पढ़ते हैं। जो आगे रहेगा, जो लीड करेगा, देखो फायदे में तो हमेशा वही रहता है। बाद वाले चाहे कितनी भी रिसर्च कर ले, कितनी भी कर ले, उतना नाम नहीं हो पाता। जो रिसर्च पहला इंसान करेगा उसका नाम जितना हो जाता है, बाद वाले लोगों का नाम उतना हो ही नहीं पाता, रेयर चांस है। ऐसा नहीं कह रही कि बिल्कुल ही नहीं होता है, बहुत ऐसे रहे भी जिन्होंने बाद में किया और ज़्यादा अच्छा किया तो पॉपुलर हो गए, लेकिन पहले वाले की पॉपुलैरिटी कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि सबसे पहले वो लेकर आया उस चीज़ को। अब देखो इसका आगे इतना हो गया, आप इसके अन्य नाम बता सकते हो, किसने दी वो बता सकते हो, मेन थीम लिख सकते हो, इसका एक्सपेरिमेंट, इतना तो हो गया है। उसके बाद देखो इन्होंने क्या किया। अब आप अपनी बुक में खोलो, क्योंकि इसमें कुछ डायग्राम बने हुए हैं और आपने वो डायग्राम देख के करना है, डायग्राम देख के समझ में आएगा। तो पेज नंबर 203, उस पर डायग्राम बने हुए निकालो एक बार। अगला पॉइंट आपने लिखना है कंपोनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। संगठक क्या क्या थे क्लासिकल कंडीशनिंग के? 4 संगठक थे। देखो स्टिमुलस हमने 2 प्रकार के लिए, कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन स्टिमुलस कौन सा? स्वाभाविक उद्दीपक, जो भी हमने पढ़ा, नेचुरल। इसमें क्या था? भोजन था स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक का दूसरा नाम क्या है? अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी कि इसको सिखाया नहीं गया है। अनकंडीशन क्यों? इसकी इस स्टिमुलस की कंडीशनिंग नहीं हो रखी, इसीलिए अनकंडीशनड है। कंडीशन स्टिमुलस क्या था? वो ध्वनि, जिसको बार बार भोजन के साथ दिया गया, तब उसके अंदर ये योग्यता आ गई कि वो रिस्पॉन्स दे सके। तो कंडीशन स्टिमुलस क्या होता है? जो अपने आप में कोई अनुक्रिया करने के काबिल नहीं होता, लेकिन जब बार बार उसको अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ पेश किया जाता है, तो कंडीशन स्टिमुलस भी ये योग्यता अर्जित कर लेता है कि वो भी रिस्पॉन्स दे सके। ये बातें लिख लो बुक में, हो सकता है एज इट इज आपको ना मिले, और ये अक्सर अक्सर गलती कर जाते हैं बच्चे लिखने में। इनकी डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ये मैं कल सुनूंगी। अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है, कंडीशन स्टिमुलस क्या है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स और कंडीशन रिस्पॉन्स। एक्सपेरिमेंट सबको याद हो जाता है, लेकिन इन चारों की डेफिनेशन क्लियर होनी बहुत जरूरी है। तो क्या कह रहे हो? बताती हूँ, अभी दोबारा बता देती हूँ। देखो अनकंडीशन स्टिमुलस वो स्टिमुलस होते हैं जो बिना किसी प्रयास के भी रिस्पॉन्स देने के काबिल होते हैं, यानी कि उसको सिखाया नहीं जाता, उसके लिए किसी प्रशिक्षण की, किसी शिक्षा की जरूरत नहीं होती है। अनकंडीशन स्टिमुलस ऐसे स्टिमुलस होते हैं जो बिना कंडीशनिंग के ही रिस्पॉन्स देने के काबिल होते हैं। क्लियर हुआ? लिख लो चाहे। अनकंडीशन स्टिमुलस ऐसे स्टिमुलस होते हैं जो बिना किसी कंडीशनिंग के, बिना किसी पूर्व प्रशिक्षण के रिस्पॉन्स देने के काबिल होते हैं। फिर लिखोगे एक एग्जाम्पल इसके साथ, जैसे कि पेवलव के एक्सपेरिमेंट में भोजन। अब सेकंड है कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस ऐसे, अच्छा इसको शॉर्ट में बोलना, CS US, हम हर बार इसको पूरा पूरा नहीं बोलेंगे, अभी पूरा इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। कंडीशन स्टिमुलस वो स्टिमुलस होते हैं जो खुद से कोई अनुक्रिया देने के काबिल नहीं होते शुरू में,
लेकिन जब जैसे जैसे उसको बार बार अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ पेश किया जाता है तो कंडीशन स्टिमुलस भी रिस्पॉन्स देने के काबिल हो जाते हैं, जैसे कि पेवलोव के एक्सपेरिमेंट में चिमटे की ध्वनि। लिख लिया है? हो गया? लेकिन जब उनको बार बार अनकंडीशन स्टिमुलस यानी कि यूएस के साथ पेश किया जाता है तो कंडीशन स्टिमुलस भी इस योग्य हो जाते हैं कि वो अनुक्रिया दे सके यूएस के समान ही। सबको क्लियर हो गया ये दोनों पॉइंट? ये दोनों पॉइंट, ये चारों पॉइंट कल सुनूंगी, इसीलिए नहीं क्लियर हो रहा है तो दोबारा पूछ लेना और लिख लेना। ये लिखना बहुत जरूरी है, बुक में कंफ्यूज हो जाओगे फिर बाद में। अब देखो तीसरा पॉइंट, और इन्होंने क्या कहा, अनकंडीशन रिस्पॉन्स और कंडीशन रिस्पॉन्स। अब ये आप बताओगे मेरे को क्या है अनकंडीशन रिस्पॉन्स? भोजन को देख के जो लार स्राव हुआ वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स, जो चिमटे को देख के लार स्राव हुआ वो कंडीशन रिस्पॉन्स। आपने पूरी बात लिखनी पड़ेगी। भोजन को देख के जो लार स्राव हुआ था वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, और चिमटे की ध्वनि से जो लार स्राव हुआ वो कंडीशन था, क्योंकि वो सीखा था। अब देखो आपकी बुक में क्या लिखा है, सी आर मीन्स कंडीशन रिस्पॉन्स। सीखी हुई वह अनुक्रिया है जो सी एस के यूएस के साथ जुड़ने के बाद प्रदर्शित होती है। यानी कि जैसे जैसे चिमटे की आवाज के साथ साथ खाना दिया गया तो उसने सीआर सीख लिया, कंडीशन रिस्पॉन्स सीख लिया। यानी कंडीशन रिस्पॉन्स ऐसे रिस्पॉन्स होते हैं जो शुरू में नहीं आते हैं, लेकिन जब कंडीशन स्टिमुलस के साथ बार बार अनकंडीशन स्टिमुलस पेश किया जाता है तो कंडीशन रिस्पॉन्स आने लगते हैं। और अनकंडीशन रिस्पॉन्स, इसके साथ कंडीशन स्टिमुलस का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ क्या लिखोगे, अनकंडीशन रिस्पॉन्स जो अपने आप में इस योग्य होता है कि अनकंडीशन स्टिमुलस आने के बाद कोई अनुक्रिया वो दे सके, वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स। यानी कि बिना किसी लर्निंग के जब किसी स्टिमुलस को देख के रिस्पॉन्स हो रहा है तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स। बिना कंडीशनिंग के जब किसी स्टिमुलस को देखकर रिस्पॉन्स हो रहा है तो वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स। जैसे कि पेवलोव के एक्सपेरिमेंट में भोजन को देखकर स्लाइवा सीक्रेट होना डॉगी के, वो था अनकंडीशन रिस्पॉन्स। और जब चिमटे की आवाज से स्लाइवा सीक्रेट होने लगा तो वो था कंडीशन रिस्पॉन्स। क्लियर हुई? आज मैं इतना ही कराऊंगी, अभी इस थ्योरी के अंदर बहुत कुछ बचा हुआ है, सारा मिक्स हो जाएगा, इसलिए आज हम ये 2 पॉइंट ही करेंगे। हमने अभी तक क्या क्या किया, इस कंडीशनिंग के नाम देखे और कौन कौन से नाम है, किसने दी, मेन थीम क्या है, और इसका एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के बाद हमने क्या, कंपोनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ये चारों किए। अभी इसके बाद और भी बहुत कुछ है इस थ्योरी के अंदर, अभी खत्म नहीं हुई है, आधी थ्योरी हुई है, आधी हम कल करेंगे, नहीं तो सारा मिक्स हो जाएगा। मैं पहले कल ये आधी सुनूंगी, उसके बाद बची हुई आधी कराऊंगी। तो कल ये कंडीशन रिस्पॉन्स ऐसे रिस्पॉन्स होते हैं जब कंडीशन स्टिमुलस के साथ साथ बार बार अनकंडीशन स्टिमुलस को पेश किया जाता है, तब जाके कंडीशन रिस्पॉन्स पेश होता है, आता है। शुरुआत में कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं होता, कोई अनुक्रिया नहीं देता है। यानी कि जो डॉगी था वो भी कोई अनुक्रिया शुरू में ध्वनि को देख के नहीं दे रहा था। तो कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, जिसकी कंडीशनिंग हुई है, जो सीखा गया है। और सीखा कैसे गया है, कंडीशन स्टिमुलस के साथ साथ अनकंडीशन स्टिमुलस को जोड़ने से कंडीशन रिस्पॉन्स आता है। ये आप अपनी बुक वाली लाइन भी लिख सकते हो, ये लाइन अच्छी है तभी मैंने पढ़ी थी। सीएस के यूएस के साथ जुड़ने के बाद प्रदर्शित होता है कंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, सीएस क्या, कंडीशन रिस्पॉन्स, यूएस अनकंडीशन स्टिमुलस। सीएस कंडीशन स्टिमुलस, यूएस अनकंडीशन स्टिमुलस। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और साथ में प्रदर्शित किए जाते हैं तो कंडीशन रिस्पॉन्स आने लगता है, यानी कि लर्निंग होने लगती है। क्लियर हो गई?
कंडीशन स्टिमुलस के साथ अनकंडीशन स्टिमुलस जब जुड़ता है तब जाके कंडीशन रिस्पॉन्स आता है। रिस्पॉन्स के साथ रिस्पॉन्स जुड़ के तीसरा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। स्टिमुलस के बाद रिस्पॉन्स आता है। ये तो आपने आज तक अब तक देखो फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हो। पहले स्टिमुलस होता है फिर हमको रिस्पॉन्स देते हैं। तो वो चीज यहाँ लागू हो रही है कि कंडीशन स्टिमुलस के साथ साथ जैसे जैसे अनकंडीशन स्टिमुलस को बार बार संबंधित किया जाता है, जोड़ा जाता है, उसको जोड़ के प्रदर्शित किया जाता है, तो कंडीशन रिस्पॉन्स आने लगता है, यानी कि लर्निंग होने लगती है। अब नाम से ही क्लियर देखो, कंडीशन रिस्पॉन्स। कंडीशन का मीनिंग आप लर्निंग लगा लो यहाँ पे कि ऐसे ऐसा रिस्पॉन्स है जिसको सीखा गया है। अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या? ऐसा रिस्पॉन्स है जिसको सीखा नहीं गया है, ऑटोमेटिक हो रहा है। क्लियर हो गया? बोलो। नहीं होगा तो दोबारा करेंगे, बोलो। दोबारा करना है या हो गया? कुछ तो बताओ। हाँ हाँ, ये यानी कि कंडीशन रिस्पॉन्स तब आएगा जब दोनों स्टिमुलस साथ में आएंगे, कंडीशन भी और अनकंडीशन स्टिमुलस भी। लेकिन अनकंडीशन रिस्पॉन्स तब आएगा जब अनकंडीशनल स्टिमुलस आएगा। उसको एक ही टाइप का स्टिमुलस चाहिए अनकंडीशनल रिस्पॉन्स को, लेकिन कंडीशन रिस्पॉन्स को चाहिए कि दोनों टाइप के स्टिमुलस साथ में आए, जुड़े, संबंध के साथ प्रदर्शित हो, तब जाके कंडीशन रिस्पॉन्स आता है। कुछ नहीं जुड़ता क्योंकि वो ऑटोमेटिक हो रहा है ना, हमने सीखा नहीं है। अब छोटा बच्चा पैदा होते ही रोता है, उसको क्या किसी ने रोना सिखाया था? वो रोता है, वो उसका अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, उसका वो रोना चिल्लाना अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। उसको किसी ने रोना सिखाया नहीं है। छोटे बच्चे को पैदा होते कोई मारते पीटते थोड़ी कि वो रोए, उसको दर्द होए वो कहीं रोए। वो अनकंडीशन, हमने उसको सिखाया नहीं है। जो चीजें हमने सीखी है, चलना सीखा है आपने, बोलना सीखा है, ये सारे कंडीशन रिस्पॉन्स है आपके, आपको सिखाया जा रहा है। अभी बताया था ना एग्जाम्पल, पेन को देख के आप पेन क्यों कह रहे हो? क्योंकि आपको वो पेन की फोटो या तो बुक में या ओरिजिनल पेन दिखाया गया और साथ में बोला भी गया कि पेन है। आपने वो ध्वनि और वो पेन जो आपके सामने दिख रहा था उसको आपने संबंध स्थापित किया कि हाँ इसको पेन कहते हैं। फिर आपको पेन बोलना आया और आज आपको कोई बताता नहीं कि पेन है। किसी भी टाइप का पेन हो, कैसा भी हो, आप देख के कह दोगे कि पेन है। आपको हो सकता है शुरुआत में कोई अलग टाइप की बॉडी दिखाई गई हो पेन की। अब पेन की बॉडी अगर चेंज हो जाएगी तो आप ये तो नहीं कहोगे कि पेन नहीं है, पेन तो है ही। लर्निंग हो गई कि ऐसी ऐसा ऐसा करेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं हमने जोड़ ली कि अगर ऐसी ऐसी विशेषता हो तो पेन होता है। अब आपके सामने इतने सारे इंसान, आप इंसान में और जानवरों में मिक्स थोड़ी हो जाते हो। जानवर को देख के जानवर ही कहोगे, इंसान को देख के इंसान ही कहोगे। कैसे? वो सिखा है, क्लासिकल कंडीशनिंग है ये सब, आपको सिखाया गया है सब कुछ। हाँ, एक बार सिखाया गया था, उसके बाद ऐसा नहीं कि अब हर एक इंसान के साथ सिखाएंगे ये इंसान है। आपको पता चल गया ऐसी ऐसी फीचर्स होती है तो वो इंसान है। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सही क्लियर हो गया है तुम्हारे माइंड में? और कोई पूछना चाह रहा है? चाहे मेरे को सुना दो। आपको अगर लग रहा है कि पता नहीं हमने ठीक समझा कि नहीं, आप सुना दो जैसे अभी आशु ने क्लियर किया। बिल्कुल ठीक बताइए इसने चारों पॉइंट। कोई और ऐसे ही क्लियर करना चाहता हो तो कर लो, क्योंकि कल मैं सबसे पूछूंगी। जब तक ये चीजें चारों पॉइंट क्लियर नहीं होंगे ना, आगे बढ़ने का फायदा ही नहीं है।
क्योंकि आगे का सारा जो आधा बच गया है, ये थ्योरी आधी बच गई, वो सारी इन्हीं चारों पे डिपेंड है। तो इन चारों के मीनिंग आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। एक्सपेरिमेंट तो क्लियर हो जाएगा क्योंकि वो तो कहानी है एक, तो कहानी माइंड में अच्छे से सेट हो जाती है। लेकिन जो ये थोड़ी सी टिपिकल से वर्ड है, इनका जो मीनिंग है, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके आगे वाला समझ में आएगा, नहीं तो आगे वाला समझ नहीं पाओगे फिर। ठीक है, अभी नहीं क्लियर करना कोई नहीं, पढ़ लेना, कल मैं सुनूंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। संगीता, हाँ, पूछो पूछो अब ये। अब बता दो तुम, अब फ्री हो, आ गई घर? चलो सुनो, क्लासिकल, अभी कर देती हूँ शॉर्ट में, सारा दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। क्लासिकल कंडीशनिंग का दूसरा नाम है पेवलोवियन कंडीशनिंग। पेवलव ने दी थी, इसीलिए इसका नाम पेवलोवियन कंडीशनिंग पड़ा। क्लासिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे प्राचीन लर्निंग की थ्योरी यही वाली है, इसीलिए इसका नाम क्लासिकल भी पड़ गया। उसके बाद इसकी मेन थीम है, मेन थीम में इन्होंने ये कहा कि जब न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ साथ बार बार नेचुरल स्टिमुलस को पेश किया जाता है, तो न्यूट्रल स्टिमुलस भी अपने आप में अनुक्रिया करने के काबिल हो जाता है, जो कि वो पहले नहीं कर पा रहा था। इस चीज को समझोगे आप एक्सपेरिमेंट के अंदर, जो हम बाद में एक्सपेरिमेंट लिखेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या किया था, एक डॉगी को लिया, पिंजरे में उसको बांध दिया, बांधा ऐसे गया था कि वो बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं कर सकता था, सिर्फ थोड़ा सा हिल डुल सकता था। उसकी गाल में एक छेद कर दिया, और उस छेद में से उसका जो स्लाइवा सिक्रेशन था, लार्ज स्राव था, वो बाहर गिरता रहता था। उसको एक्सपेरिमेंटर मेजर करता था कि कितना वो मात्रा में गिर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, 4 दिन तक प्रयास किए, 5वें दिन तो इनको रिजल्ट मिल ही गया था अपना। 4 दिन तक इन्होंने क्या किया, हर रोज 3 प्रयास करते। पहले 2 प्रयास में ये क्या करते, चिमटे से ध्वनि उत्पन्न करते, और लगभग 7 सेकंड के बाद भोजन पेश कर देते। थोड़ा थोड़ा मात्रा में, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मात्रा में भोजन दे देते थे। लेकिन जो हर रोज जो तीसरा प्रयास होता था, उसमें केवल चिमटे से ध्वनि करते थे, भोजन नहीं देते थे। 5वें दिन इन्होंने देखा कि सिर्फ चिमटे की आवाज से ही स्लाइवा सिक्रेशन होने लगा, भोजन आने का डॉगी ने वेट ही नहीं किया। उससे पहले 4 दिन तक क्या होता रहा कि चिमटे की ध्वनि होती थी तो स्लाइवा सिक्रेशन नहीं होता था, सिर्फ उसके कान खड़े होते, वो इधर उधर देखता कि ध्वनि कहाँ से आ रही है, लार स्राव नहीं हो रहा था। भोजन आता तब लार स्राव होता था, चिमटे की ध्वनि से लार स्राव नहीं हो रहा था। लेकिन 5वें दिन उन्होंने ये देखा कि चिमटे की ध्वनि से भी लार स्राव हो रहा है, क्योंकि डॉगी ये उम्मीद कर रहा है कि अब खाना आएगा, इस उम्मीद में वो लार स्राव करता है। तो इन्होंने यहाँ सीखा कि एक ये चीज साबित करी कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस था, यानी कि जो ध्वनि थी, वो अपने आप में रिस्पॉन्स देने के काबिल नहीं थी, यानी कि स्लाइवा सिक्रेशन के काबिल नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे उसको बार बार फूड के साथ पेश किया गया, तो ध्वनि में भी ये योग्यता आ गई कि वो डॉगी से स्लाइवा सिक्रेट करवा सके। ये था इनका एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हमने कंपोनेंट किए कि अनकंडीशन स्टिमुलस किसे कहते हैं, कंडीशन किसे कहते हैं, अनकंडीशन रिस्पॉन्स किसे कहते हैं, और कंडीशन रिस्पॉन्स किसे कहते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई थी अनामिका? ठीक है, पढ़ लेना, नहीं समझ में आए तो ये दोबारा कराऊंगी कल, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। पहले ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए जितना आज कराया। ठीक है, चलो फिर कल। अच्छा, तुमने इनसाइट पूछ रही थी संगीता, बोलो। 218, अभी निकालते हैं, 1 मिनट रुको। हाँ बोलो। लॉ ऑफ इफेक्ट आप कर क्या रहे हो, करेक्टरिस्टिक्स, अच्छा करेक्टरिस्टिक्स कर रहे हो, वो करेक्टरिस्टिक्स समझ में नहीं आई। ठीक, ठीक है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या था, रिवॉर्ड और पनिशमेंट का इफेक्ट पड़ता है लर्निंग पे। अगर इनसाइट लर्निंग में क्या था, अब उसको सूझ उत्पन्न हो गई, उसने कुछ कर लिया, अब जैसे चिंपैंजी को केले मिल रहे थे, जो चूजा था उसको बाहर भोजन मिल रहा था, अगर उसको भोजन की बजाय कोई पनिशमेंट मिल जाती वहां जाके, केला दिख रहा है, केले को हाथ लगाता है, उसको करंट लगता, मान लो, मैं सोचने के लिए कह रही हूँ, इस पॉइंट को समझने के लिए। तो क्या था लॉ ऑफ इफेक्ट, ये कहना क्या चाह रहे हैं कि लर्निंग पे इफेक्ट पड़ता है कि हम हमें क्या प्राप्त हुआ,
हमने अगर कोशिश करी तो बदले में हमें क्या मिला, उसका इफेक्ट पड़ता है हमारी लर्निंग पे। ये है लॉ ऑफ इफेक्ट। थॉर्नडाइक ने जो कहा था वो चीज लागू हो रही है। अगला पॉइंट है सडन ट्रांजिशन फ्रॉम हेल्पलेसनेस टू मास्टरी। अचानक से ट्रांजिशन हुआ ना, चेंज हो गया। शुरू में तो उसको वो चिंपैंजी भी हेल्पलेस होकर बैठ गया था कि केला नहीं मिल रहा, लेकिन अचानक से सूझ उत्पन्न हुई और वो केले को ले गया। तो हेल्पलेसनेस थी, अचानक से मास्टरी, उसको सफलता मिल गई। तो अचानक से चेंज हो रहा है यहाँ पर, ये बात बताई गई है इस थ्योरी में, अचानक से चेंज होता है। फिर क्या बताया, गुड रिटेंशन। जब एक बार हमें ऐसे कुछ अचीव हो जाता है तो वो मेमोरी में इतना अच्छा स्टोर हो जाता है कि लाइफ टाइम फिर हम उस चीज को बार बार दोहराते नहीं है, यानी कि वो इतना स्टोर हो जाता है, उसको दोबारा से सूझ उत्पन्न नहीं होती उसी कंडीशन में उसको डाला जाएगा तो। उसको पता है डबल बॉक्स रखना है, दोबारा से वो बेचैन नहीं होता। अगर चिंपैंजी को दोबारा कमरे में रखे, उसका हाथ नहीं जा रहा केले तक, तो वो बिना टाइम गवाए उस डब्बे को उठा लाता है। स्टोर माइंड में बहुत अच्छे से हो जाती है जब इंसाइट के थ्रू हम कुछ सीखते हैं तो। यानी कि क्यों स्टोर बहुत अच्छे से क्यों होती है, क्योंकि वो हमने अपने ही प्रयास से सीखी ना। जब हम खुद की कोशिश से कुछ सीखते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से स्टोर होती है चीजें। उसके बाद क्या, वेरियस फैक्टर्स, और भी बहुत सारे फैक्टर्स उन्होंने बताए कि जो इफेक्ट डालते हैं हमारे लर्निंग के ऊपर। हमारा स्ट्रेस हो सकता है, हमारा गोल हो सकता है, उसके बीच में जो बाधा आ रही वो हो सकता है, हमने रीऑर्गेनाइज कैसे किया वो भी हो सकता है। बहुत सारे अन्य फैक्टर यहाँ उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। अन्य फैक्टर और कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है जो हमें पता भी नहीं होता और वो चीजें लर्निंग पे इफेक्ट डाल। हो गया संगीता क्लियर? चलो और कुछ पूछना? नहीं पूछना है तो क्लास ऑफ करते हैं। क्या कह रहे हो मैम, जब डबल बॉक्स एक्सपेरिमेंट लिखेंगे तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? ओके, डबल बॉक्स एक्सपेरिमेंट लिखोगे तो स्टार्टिंग ये करोगे कि सिंगल बॉक्स वाले पॉइंट थोड़ा सा डालना पड़ेगा उसके अंदर। आप लिखोगे कि अब केले को थोड़ा सा और ऊपर लटका दिया गया था, चिंपैंजी सिंगल बॉक्स की हेल्प से वो केले को प्राप्त नहीं कर सकता था, तो वो हार थक के बैठ जाता था, वो हेल्पलेस फील करता था कि वो नहीं मिल रहा केला। अचानक से उसके सूझ उत्पन्न होती, वो एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा रखता और फिर केले को प्राप्त कर लेता। आप लिखोगे क्या कि सिंगल बॉक्स में के मुकाबले में केले को थोड़ा और ऊपर लटका दिया गया ताकि एक बॉक्स पर चढ़ने से केले पर हाथ ना आए, डबल बॉक्स ही रखना पड़े तभी हाथ जाएगा। कौन पूछ रहा था, क्लियर हो गया? ठीक है, और किसी ने कुछ पूछना है? चलो फिर कल मिलेंगे। आप जितना आज कराया वो पढ़ के आओगे। कुछ पूछ रही हो संगीता? हाँ बोलो। मैंने आपको ये नहीं कराया ना, तो आप इस चीज में क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? ये हाँ मेरे को पता है इसमें यूज कर रखा है, हालांकि आपने ये चीज एक्सप्लेन नहीं करनी, पर फिर भी आप पूछना चाह रहे हो मैं बता देती हूँ। इन्होंने क्या किया था, एक कागज लिया था, उस कागज डार्क ग्रे कलर का, लाइट ग्रे कलर का, इन्होंने कागज लिया था। सिचुएशन इन्होंने बनानी चाहिए थी, अलग अलग टाइप की सिचुएशन। एक डार्क कलर का ग्रे कलर का कागज ले लिया, एक लाइट ग्रे कलर का कागज ले लिया। अब इसमें देखो क्या लिखा, ग्रे स्टिमुली यूज बाय कॉलर इन द एक्सपेरिमेंट। ग्रे कलर को इन्होंने यूज किया था। सेकंड सिचुएशन में इन्होंने क्या किया, कलर को और ज्यादा डार्क कर दिया, मोर डार्क ग्रे। और जो पहले लाइट कलर था उसको और भी ज्यादा लेस डार्क ग्रे कर दिया। अब ये लोग ये देखना चाह रहे थे कि जो एक कागज पे उसने चीजें सीखी, यानी डार्क ग्रे कागज पे सीखी, क्या वो दूसरे में भी उसको रिपीट कर रहा है? यानी कि जो एक परिस्थिति में जो चीजें सीखी गई है, क्या वो दूसरी परिस्थिति में भी उसी समस्या का समाधान उसी तरीके से करता है? ये इन्होंने चेक करना चाहा था। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को यहाँ पर चेक करने की कोशिश की गई है कि अगर हम एक सिचुएशन में कुछ चीज सीखते हैं तो क्या सिचुएशन दूसरी हो जाने पर वो चीजें याद हमको आती है या नहीं आती है। आप इस डार्क और लाइट ग्रे कागज की बजाय आप अपनी लाइफ लो। लाइफ की प्रॉब्लम छोटी, लाइट ग्रे, लाइफ की प्रॉब्लम बड़ी, डार्क ग्रे, ऐसे लो। अगर आपने लाइफ की कोई बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व अच्छे से कर लिया है तो छोटी मोटी प्रॉब्लम अपने आप ही सोल्व हो जाएगी। फिर ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, आप वहां पर डार्क जगह पे जो चीजें सीखी है वो लाइट पे आप कर सकते हो आराम से।
ठीक है। और जो लाइट पे सीखी है वो डार्क पे कर तो सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम अब थोड़ी बड़ी आई है। आपने जरूरी नहीं कि ये कागज वाला ही लिखना, आप अपना एक्सपेरिमेंट अपना लिखो, अपनी तरफ से कुछ लिख दो। आपने एग्जाम्पल से क्लियर करनी है बात कि एक सिचुएशन में जो सीखा जाता है वो दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, चलो फिर अब कल मिलते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग जितनी कराइए उतनी पढ़ के आओगे। क्लास ऑफ कर रही हूँ फिर अभी के लिए।